म्यांमार से एक खबर आ रही है जो पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो खबर ये है कि आंग सान सू की को डिटेन किया गया है, साथ ही उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को डिटेन किया गया है, और वहाँ की सेना ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है अगले 1 साल तक। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अविचल दुबे, न्यूज़ तक से जुड़े हुए हैं और दुनिया की खबरों पर भी लगातार इनकी नज़र रहती है। इनसे हम जानेंगे कि म्यांमार में आज की तारीख में या पिछले दिनों में या ख़ास तौर पर आंग सान सू ची के बारे में, उनकी ज़िंदगी कैसी रही है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो कैसा रहा, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी कैसी है, इन सभी चीज़ों के लिए आज हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है आज? देखिए मधुर, जो अगर कहानी शुरू करते हैं तो कहानी आप यहाँ से शुरू करिए कि जो आंग सान सू ची हैं वो कोई आम नागरिक नहीं है म्यांमार की। वो पहले से ही एक खास नागरिक थी क्योंकि उनके जो पिता थे वो मॉडर्न म्यांमार के फादर बताए जाते हैं। आंग सान 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तब आंग सान सू ची बहुत छोटी हुआ करती थी, 2-3 साल की थी, लेकिन उस समय एक फ्रीडम फाइट जो है वहाँ पर भी चली थी। भारत में 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन म्यांमार में भी उस समय उसको बर्मा कहा जाता था, जैसे कि हमारे दर्शक जानते होंगे। वहाँ पर फाइट चल रही थी, ब्रिटिश से ही उनको क्या कहते हैं और आज़ादी चाहिए थी। आंग सान ने ही ब्रिटेन से जाकर बात की थी। जी बिल्कुल, और 1949 को म्यांमार आज़ाद हुआ। लेकिन उस समय क्या कहते हैं आंग सान सू ची के पिता हैं वो नहीं रहे थे, और उसके बाद जिस तरह की स्थितियां बनी थी म्यांमार में वो काफ़ी ख़राब थी क्योंकि म्यांमार में सैनिक शासन हुआ करता था। इसके बाद जो बात आई बड़ी वो ये थी कि 1989 से लेकर और 2010 तक करीब 15-20 साल का वो दौर रहा जिसमें आंग सान सू ची जो आज़ादी के लिए लड़ती रहीं। उनका साफ कहना था कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो म्यांमार में होने चाहिए, और आंग सान को पूरी दुनिया में एक तरह से डेमोक्रेसी का प्रतीक माना जाने लगा। कई बार पैरेलल देखा जाता है कि जो नेल्सन मंडेला हैं या आंग सान सू ची हैं उनको पैरेलल माना जाता है। उसका कारण यही है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना वो आसान काम नहीं होता है, वो भी आप सैनिक व्यवस्था में जब रह रहे हों। तो पूरी दुनिया में इस तरह की चर्चा हुई। 2011 वो साल होता है जिसमें म्यांमार में डेमोक्रेटिक राइट्स जो है लागू होते हैं। सेना इस बात पर आ जाती है, उस टेबल पर बातचीत करने को तैयार हो जाती है कि सेना अपना शासन हटाएगी और वहाँ पर अब डेमोक्रेटिक राइट्स पर ही काम चलेगा। पूरा जो क्रेडिट है वो आंग सान सू ची को गया क्योंकि उन्होंने जिस तरह की लड़ाई लड़ी वो वाकई काबिले तारीफ रही, और इसका कनेक्शन जो है भारत से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि जो आंग सान सू ची ने जो अपनी पढ़ाई करी है, जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज, वहाँ से आंग सान सू ची ने अपना ग्रेजुएशन किया है। और आपको अभी जानकर एक नई जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि लेडी श्री राम कॉलेज में एक बिल्डिंग को डेडिकेट किया है आंग सान सू ची को, क्योंकि इतनी बड़ी जो लड़ाई है एक देश को डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाने वाली वो आंग सान सू ची ने लड़ी। 2015 में जो चुनाव हुए, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो आंग सान सू ची की पार्टी है वो बड़े अंतर से जीती। उसके बाद 2020 में अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए और उसमें भी करीब 83-84% वोट से आंग सान सू ची की पार्टी जीती। लेकिन यहाँ पर सेना ने थोड़ा सा धोखेबाजी वाला काम किया। यहाँ पर सेना ने ये आरोप लगाया कि आंग सान सू ची की पार्टी ने धोखाधड़ी करी है, और वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। इसके अलावा उन्होंने लगातार इस बात को कहते रहे कि ये गलत हुआ है, और आज जिस तरह की खबर आई है उसमें साफ हो गया है कि उनको डिटेन किया गया, कई बड़े नेताओं को डिटेन कर दिया गया है। साथ ही जो वहाँ का टीवी चैनल्स हैं उनको पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो सैनिक टीवी चैनल बना दिया गया है। उन्होंने एक खबर दी है कि केवल कि यहाँ पर अब 1 साल तक डेमोक्रेसी नहीं सैनिक शासन रहेगा, आपातकाल रहेगा, और सेना ने अपने साथ पूरी जो पावर्स हैं वो ले ली हैं। यकीनन आंग सान सू ची ने एक संघर्ष भरी जिंदगी जी है। उनके व्यक्तिगत जिंदगी जीवन की हम बात करें तो उनके जो पति हैं वो भूटान से ताल्लुक़ रखते हैं, और वे हैं असल में तिब्बत मूल के। हाँ, वो काफ़ी मतलब ये देखिए ना कि आंग सान सू ची ने पूरी दुनिया में क्योंकि उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और वो नोबेल शांति पुरस्कार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1989 से लेकर 2010 तक का वो दौर था जिसमें नज़रबंदी का दौर आंग सान सू ची ने गुजारा। और उसमें जो बड़ी बात सामने आई कि एक
देश को डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाने और के लिए उनके वापस आने का कारण था उनकी माँ की तबीयत खराब होना। हाँ, उनकी माँ की तबीयत खराब हुई थी, तब वो वापस आई थी। और उसके बाद जिस तरह का मूवमेंट शुरू हुआ म्यांमार में, वो देखने वाला था। एक जो परिवार है, आंग सान सूची का जो परिवार है, एक बड़ा परिवार है। जो फादर ऑफ नेशन, जो मॉडर्न म्यांमार के फादर ऑफ नेशन है, आंग सान सूची के पिता आंग सांग ही हैं। और उनको हमेशा देखा जाता रहा कि वो एक लड़ाई लड़ रही है बड़ी। लेकिन इसमें 2-3 चीजें मैं आपको और बताऊंगा कि क्यों, कहां पर पेच फंसता रहा। कि अभी हाल ही में जब इतनी उनकी क्या कहते हैं तारीफ हो रही थी पिछले 10 साल से, लेकिन 3-4 साल पहले पूरी दुनिया में आलोचना भी हुई। क्योंकि 2011 में जिस तरह का मूवमेंट सक्सेस हुआ, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया भर में सभी जगह पहचान के अलावा आप ये कहिए कि एक तरह का मूवमेंट का सक्सेस जो होता है वो उनको मिल गया था। लेकिन 2017 में वो चीजें हुई जिसको लेकर पूरी दुनिया में आलोचना भी हुई, और वो आलोचना अभी तक हो रही है। और उसका कारण जो है भारत में भी लगातार बनता रहा। और बचपन से ही ये राजनीति का हिस्सा रही हैं, राजनीति से जुड़ी रही हैं बचपन से ही, और हमेशा ही उन्होंने उस तरह का संघर्ष किया है अपने देश में डेमोक्रेसी को लाने के लिए, और उसमें वो सफल भी हुई। और काफ़ी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। व्यक्तिगत जीवन संघर्ष से भरा रहा। इनके 2 बेटे हैं, एक बेटे एक कारण ये भी है कि आपने बताया कि जिस तरह का उनका जीवन रहा है, जैसे उनकी जो नागरिकता है वो उनकी नागरिकता तो खैर म्यांमार की है। मैं कह रहा था कि उनके बेटों की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश है। तो उसमें पेच ये फंस गया कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं म्यांमार की, इसी वजह से, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन नागरिकता के साथ हैं, फॉरेन सिटीजनशिप, और वहीं पर रहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो म्यांमार में सबसे बड़ी नेता या म्यांमार में सबसे बड़ी पावर आंग सान सूची ही है। ये तो बात हो गई कि इनके संघर्ष के ऊपर ये डेमोक्रेसी। 2017 में जिस तरह का रोहिंग्या मुसलमानों के साथ वहां पर दोहरा व्यवहार, मतलब ये कहना पड़ेगा, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है वो बांग्लादेश गई, और फिर उनमें से कुछ लोग भारत भी आए। उनके साथ म्यांमार में बर्बरता की गई, बर्बरता हुई है, हदें पार की। बिल्कुल रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हुआ म्यांमार में, पूरी दुनिया ने देखा, वो खराब और जिसकी यूएन ने भी आलोचना की, सवाल उठाए। मैं वही कह रहा था कि उसी समय इनका दौरा हुआ था भारत। जी यूएन ने उनकी कई जगह तारीफें करी हैं बहुत, मतलब, और नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो भी कितने पहले मिला है। मतलब आप देखिए, भारत ने भी उनको नेहरू अवार्ड दिया हुआ है। मतलब 30 साल पहले आपको एक अवार्ड मिला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरह का आपका लाइफ गया है, उसके बाद 2017 में एक ऐसा दौर आता है जब पूरी दुनिया एक इस मामले पर आ जाती है कि आप तो हमेशा डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, और आपके यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, निकाला जा रहा है। आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हम लोग हमेशा इसका माइग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। रोहिंग्यास के साथ में जो बर्बरता थी म्यांमार की आर्मी ने की थी, बट आर्मी ने करी थी, लेकिन उस समय जो शासन था वो सूची का ही था। मतलब सूची को ही हमेशा पावर ऑफ सेंटर माना जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक से ये जो कदम उठाया वहाँ की सेना ने, तख्ता पलट का, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा अचानक हुआ क्या? देखिए 2011 में जो हुआ वो ये था कि सैनिक शासन उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि चलिए डेमोक्रेटिक राइट्स को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो रिश्ते थे ना सेना के साथ सरकार के, वो अच्छे नहीं रहे हैं, वो हमेशा कड़वाहट वाले ही रहे। क्योंकि तो 2011 में जब सूची का शासन आया, या फिर सूची का शासन नहीं कहेंगे, मतलब लोगों का शासन आया, तब भी सेना का जो व्यवहार था वो इस तरह का था कि करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया पूरी दुनिया से, ठीक है। लेकिन उनके जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं रहे। 2017 में जो चीज़ें हुई, उसके बाद जो इस बार चुनावों में चीज़ें हुई, क्योंकि सेना को भी कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि 83-84% वोट एक तरफ जाएं। आप ये देखिए कि एक तरफा जो है जीत थी, जो इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको जीत की बधाई दी थी, पूरी दुनिया से बधाई मिली थी। तो जो सेना का ये था कि उनका होल्ड कम हो रहा है, मतलब म्यांमार पर जिसका होल्ड हमेशा रहा हो 60-65 साल, उनका होल्ड कम हो रहा है। सेना को लगातार ये लगता रहा, और जब भी उनको मौका मिला, क्योंकि इस बार जो सैनिक जो शासन हेड कर रहे हैं, जो वहाँ की आर्मी हेड कर रहे हैं, वो काफ़ी पावरफुल हैं। वो इस मामले में कहीं भी ये नहीं माने जाते हैं कि हल्के पड़ते हैं, वो रिजिड हैं, ठीक है। इसी तरह से इसीलिए उन्होंने इस मामले को पिछले 2 महीने से लगातार बनाए रखा, और कहते रहे कि
इसमें धोखाधड़ी हुई है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने बताएंगे वहाँ पर। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत और म्यांमार के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ने वाला है इस तख्ता पलट से। देखिए, सूची के साथ का जो रिलेशन है भारत का वो काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी भी अगर देखें तो कोविड वैक्सीन में भारत ने उनको, अगर बिल्कुल लेटेस्ट अगर डिप्लोमेसी में देखें, लेटेस्ट पहले भी अच्छा रहा है रिलेशन, ठीक है, लेकिन अगर लेटेस्ट अगर डिप्लोमेसी में देखें तो भारत ने उनको उस लिस्ट में रखा है जिसमें वो कोविड वैक्सीन उनको प्रोवाइड कराएगा। डिप्लोमेसी के तहत कुछ देश भारत ने मार्क किए हैं अपने पड़ोसी जिनको वो कोविड वैक्सीन देगा, तो उसमें म्यांमार भी है। और भारत के साथ बर्मा, जो पुराना जिसको हम कहते हैं, जिस देश का नाम बर्मा रहा है, साझा बाउंड्री होने के साथ साथ साझा इतिहास भी है, उनका इतिहास है बहुत, है ना। और सांस्कृतिक रूप से भी सांस्कृतिक रूप से इसके अलावा जो रंगून जो शहर है बर्मा का, वो हमेशा केंद्र रहा है। जिस तरह से जो बर्मा में जिस तरह की पॉलिटिक्स है या बर्मा में जिस तरह का काम है, उसका जो केंद्र है वो रंगून रहा है। और रंगून से भारत का जो दिल्ली का जो कनेक्शन है वो, अगर मैं कहूँ तो बहादुर शाह जफर, अगर आपको ध्यान आता हो, इतिहास भी है कि बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने जब भेजा था, क्या कहते हैं, नजरबंद करके या गिरफ्तार करके, तो रंगून की जेल में भेजा था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जी जी जी, ये जो पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। एक दौर तो ऐसा आया जब नरगिस चक्रवात आया था म्यांमार में, तब दीप जलाकर इनको अपना जीवन यापन करना पड़ा था। हाँ, तो इससे साबित ये हो जाता है कि इस महिला ने जो संघर्ष किया है, इसमें आप जो बात करें ना, एक्चुअली जो म्यांमार का जो क्लाइमेट है वो इजी क्लाइमेट नहीं है, वो कठिन क्लाइमेट है म्यांमार का। तो वहां पर इस तरह की चक्रवात वगैरह, इस तरह के तूफान वगैरह वहाँ बहुत आते हैं, ठीक है। और उनका जब भी आप देखते होंगे कि बड़े चक्रवात जब भारत को इफेक्ट करते हैं, कई बार देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी या खंबात की खाड़ी से कई सारे चक्रवात भारत को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ना म्यांमार वगैरह की साइड भी काफी ज्यादा इस तरह की चीज होती है। वहाँ का क्लाइमेट काफी नुकसानदायक है। तो जो आंग सान सूकी की जो ज़िंदगी है, सूची की जो ज़िंदगी है, उसमें संघर्ष है और उसमें वो किस तरह से एक बार नहीं कई बार अपनी ज़िंदगी में जीती हैं, और एक बार फिर से उनके सामने एक चुनौती है। क्या इस बार उस चुनौती को वो जीत पाएंगी?